अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं प्रियंका राय आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। एरोपोनिक्स तकनीक से खेती करना है किसानों के लिए लाभकारी। समय पर करें मधुमक्खियों के बॉक्सों का विभाजन। दुनिया भर में कृषि के क्षेत्र में तेजी से प्रगति हो रही है और जिस तरह से आबादी बढ़ रही है उसे देखते हुए ये जरूरी भी है कि कृषि में नए तरीकों को विकसित किया जाए और जो तकनीकें पहले से ही हैं उन्हें अपनाया जाए, जिससे बढ़ती जरूरतों को पूरा किया जा सके। एरोपोनिक्स एक ऐसी ही आधुनिक तकनीक का उदाहरण है जिसे अपनाकर किसान ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। तो क्या है एरोपोनिक्स तकनीक? आइए जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर रंजीत सिंह सिपाहिया से। बढ़ती जनसंख्या को भोजन उपलब्ध करा पाना सदैव चिंता का विषय बना हुआ है। वैज्ञानिक इस समस्या के निराकरण के लिए सतत प्रयासरत हैं और इसी क्रम में वैज्ञानिकों ने अब एक और सफलता हासिल की है। अब बिना मिट्टी, पानी और सूरज के रोशनी के सब्जियां उगाई जा रही हैं। इसके लिए एरोपोनिक्स तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें कोहरे और हवा वाले वातावरण में पौधे उगाए जाते हैं। इसमें पौधों को मिट्टी, पानी और सूरज की रोशनी की आवश्यकता नहीं पड़ती। एरोपोनिक्स जैसा नाम बताता है, ये दो वर्ड से बना है, एक एरो एक पोनिक्स। एरो का मतलब है हवा में और पोनिक्स का मतलब है किसी चीज पे काम करके उसे उगाना। तो आज हम जहाँ पे खड़े हैं वो एरोपोनिक्स का और हाइड्रोपोनिक्स का हमारा एक एक्सपेरिमेंटल एरिया है। तो हमारे को सबसे पहले तो फसलें चुनाव करनी चाहिए। तो जो हम लगा रहे हैं, हम तो स्ट्रॉबेरी लगा रहे हैं। एरोपोनिक्स में खासकर आजकल जो आलू का बीज है वो तैयार करने की भी बहुत अच्छी विधि है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर अलग होता है क्योंकि वो हमारे पास नहीं है। तो मैं जस्ट आपकी जानकारी के लिए कि अगर आलू के बीज हम तैयार करना चाहें तो एरोपोनिक्स से बहुत अच्छे तैयार होते हैं और कई गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट जो हैं वो ये काम कर रहे हैं। क्या है एरोपोनिक तकनीक? इस तकनीक में मिट्टी की जरूरत नहीं पड़ती। बड़े बड़े प्लास्टिक और थर्माकोल के बॉक्स में आलू के माइक्रो प्लांट डाले जाते हैं। उन्हें समय समय पर पोषक तत्व दिए जाते हैं जिससे जड़ों का विकास हो जाता है। जड़ें बढ़ने लगती हैं तो उसमें आलू के छोटे छोटे ट्यूबर बनने शुरू हो जाते हैं। इस तकनीक से पैदा हुए बीज में किसी तरह की बीमारी नहीं होती। सभी न्यूट्रिएंट आलू को दिए जाते हैं, इससे उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होती है। आमतौर पर आलू के जिस एक पौधे से सिर्फ 5 या 10 आलू पैदा होते हैं, इस तकनीक की मदद से उसी आलू के एक पौधे से 70 आलू तक पैदा होते हैं। ज्यादा पैदावार होने से किसान को फायदा भी होता है। हम यहाँ पे स्ट्रॉबेरी प्रोडक्शन पे हमने एरोपोनिक्स में स्टार्ट किया है। तो इसके लिए हमारे को सबसे पहले तो हमने यहाँ पे एक जो सिस्टम होते हैं
डिफरेंट सिस्टम होते हैं एरोपोनिक्स के। आप गलीज लगा सकते हैं या टावर्स लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने टावर्स लगाए हैं। जैसे आप देख रहे हैं, टावर्स का मतलब ये हमारा एक एरोपोनिक का टावर है। तो इसमें कई स्थान है जहाँ पे हमने पौधे लगाए हुए हैं। अब जैसे यहाँ पे देखिए आप, ये पौधा जो है स्ट्रॉबेरी का पौधा है। तो इसमें अभी फ्लावरिंग आ रही है। यहाँ से हम इसकी जड़ें निकलती हुई देख सकते हैं। ये जड़ें जो हैं धीरे धीरे निकलती हैं और इसको स्ट्रॉबेरी का जो पौधा है ये हमने कोकोपीट में लगाया है। इसके अंदर कोकोपीट है। अब ये कोकोपीट की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि जब पौधे को हम शुरू में ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसको सहारा चाहिए जिसमें वो पौधा खड़ा होगा, जिसमें आगे जड़ें निकलेंगी। और कोकोपीट क्योंकि एक इनर्ट मैटर होता है जिसके अंदर कोई केमिकल्स नहीं होते हैं, कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं और कोई बीमारियां नहीं होती है, इसलिए हम सॉइललेस मीडिया की तरफ आकर्षित ज़्यादा होते हैं। तो क्योंकि ये हमने सपोर्ट के लिए रखा है, तो जो कोकोपीट का जो सबसे अच्छा एक उपयोग है वो ये होता है कि कोकोपीट थोड़े से पानी को एब्जॉर्ब करके काफ़ी देर तक पौधे को मॉइस्चर देता है। तो इसलिए अगर हम थोड़े से पानी से भी हम छिड़काव करते हैं तो कोकोपीट उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और धीरे धीरे वो पौधे को सप्लाई करता रहता है। और इसी तरह अगर पानी में न्यूट्रिएंट्स हैं तो वो न्यूट्रिएंट्स भी पौधे को धीरे धीरे मिलते रहते हैं। और फिर जो जड़ें निकलती हैं, अब देखिए यहाँ पे ये खाली है बिल्कुल, तो ये यहाँ से जब पौधे को पानी का छिड़काव होता है तो ये कोकोपीट जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और जब तक अगला छिड़काव होगा तब तक पौधे को वो मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट देता रहता है। इस तरीके से इसलिए हम इसको एरोपोनिक्स बोलते हैं क्योंकि लगातार पौधा जो है पानी के कांटेक्ट में नहीं रहता है, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर बाद उसको वो चीज़ें मिलती रहती हैं। अब क्योंकि ये एक टावर है तो इसमें ऊपर से पानी छिड़काव होता है, तो इसके लिए हमारे को जो बुनियादी ज़रूरत पड़ती है वो आपका एक तो वाटर स्टोरेज टैंक होना चाहिए जहाँ पे आप मिक्सचर सारा मिलाएंगे। दूसरी चीज़ है पंप होना चाहिए जिससे आप पानी को पंप करेंगे ताकि वो हर एक टावर में पहुँचे, हर एक पौधे को पानी मिले। और तीसरा जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है एरोपोनिक्स और हाइड्रोपोनिक्स में, कि जो भी हम न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन दे रहे हैं उनकी पीएच और ईसी हमें को मेंटेन करके रखनी पड़ती है। क्योंकि जब हम पानी में न्यूट्रिएंट्स डालते हैं तो उसकी पीएच और ईसी हमेशा चेंज होती है और हर दूसरे दिन हर तीसरे दिन जो है, क्योंकि पौधा न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर रहा है, पानी थोड़ा कम होता है, फिर वो रिसाइकल होता है, तो उसकी जो पीएच और ईसी है वो चेंज होती है। तो एक जो नॉर्मल पीएच मानी जाती है पौधे के लिए वो 5.5 से 6.5 के बीच में जो नॉर्मली पौधा अच्छी तरह ग्रो करता है। तो हमारे को पानी के अंदर उतनी पीएच मेंटेन करके रखनी पड़ती है। दूसरा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, नॉर्मली मिट्टी में 1 से नीचे चाहिए, लेकिन एरोपोनिक्स या हाइड्रोपोनिक्स है इनमें हम 2 तक या 2.5 तक ईसी बियर कर लेते हैं। तो वहाँ तक हमारे को कोशिश करते हैं हम कि हमारी जो ईसी है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जिसे कहते हैं वो कम से कम 2 से नीचे रहे, 2 से ऊपर ना जाए। तो ये दोनों चीज़ें अगर हम मेंटेन रखते हैं तो हमारे पौधे बहुत अच्छी तरह चलते हैं और जो इनकी पैदावार और गुणवत्ता होती है बहुत अच्छी होती है। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। यूक्रेन में रूसी अटैक जारी की 2 बड़े धमाकों से दहला यूएन सुरक्षा परिषद में यूक्रेन पर होगी फिर से चर्चा। यूक्रेन पर रूस के पहले दिन हमले में 137 यूक्रेनी लोगों की मौत हो चुकी है। रूस ने पहले दिन यूक्रेन पर 203 हमले किए। चेरनोबिल पावर प्लांट पर रूस का कब्जा हो चुका है। युद्ध के दौरान यूक्रेन ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि उसने रूस के 800 सैनिकों, 7 विमान, 6 हेलीकॉप्टर और 130 बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ रूस भी यूक्रेन के 83 सैन्य ठिकाने तबाह करने का दावा कर रहा है। उसने दावा किया है कि उसने यूक्रेन में 70 मिलिट्री टारगेट नष्ट किए और 11 एयरफील्ड ध्वस्त किए हैं। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने रूस के 7 विमानों ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। देश के अनेक किसान भाई मधुमक्खी पालन करके अधिक लाभ कमाते हैं और इसी लाभ को सुचारू रूप से बढ़ाने के लिए मधुमक्खियों के बॉक्सों का विभाजन करना जरूरी होता है, क्योंकि इस समय
फूलों की उपलब्धता अधिक होती है, जिसकी वजह से मधुमक्खियों की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ती है। और इसका लाभ उठाने के लिए आप मधुमक्खियों के बॉक्सों का विभाजन कैसे करें, जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मधुमक्खियों में जाड़े का प्रबंधन, इसके लिए मधुमक्खी पालक ये ध्यान देंगे कि सबसे पहले तो मधुमक्खियों का अगर वंश वहाँ है और भोजन की प्राप्ति ना हो रही हो किसी कारण से, तो कृत्रिम भोजन देंगे। कृत्रिम भोजन के लिए चीनी का घोल ही देंगे, दूसरा कुछ नहीं देंगे, क्योंकि कभी कभी कोई किसान भाई गुड़ का भी प्रयोग कर देते हैं। मधुमक्खी पालक ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि गुड़ के प्रयोग से समस्या होती है। तो इसमें चीनी का ही प्रयोग करेंगे। 300 से 400 ग्राम उतना ही पानी में घोल बना के एक प्रति बक्से में देंगे। ये मात्रा रहेगा प्रति बक्से का एपिस मेलिफेरा के लिए, और इससे भोजन की प्राप्ति हो जाएगी। सर्दियों में मधुमक्खी की कॉलोनियां बड़ी तेजी से बढ़ती हैं, इसलिए फ्रेमों पर मॉमी सीट लगाना बहुत जरूरी होता है। ये मधुमक्खी के लिए बच्चे पैदा करने एवं शहद इकट्ठा करने का उपयुक्त समय होता है, क्योंकि इस समय सरसों, राई और अन्य रबी फसलों में फूल खिलते हैं। इस समय अच्छी संख्या वाले मधुमक्खी बक्सों का विभाजन करना चाहिए। बक्सों को ठंडी हवाओं से बचाकर खुली धूप वाले स्थान पर रखें। साथ ही बक्सों को सर्दी से बचाव के लिए सूखी घास या फटे पुराने कपड़ों की पैकिंग करके ढक दें। अच्छे प्रबंधन द्वारा इस समय 3 से 4 बार शहद निकाला जा सकता है। दूसरा ये देखना है, अगर मक्खी कम है, ऊपर में अगर सुपर लगा है, तो डमी लगा के उसको पुआल से जगह को भर देंगे, जिससे क्या होगा कि मक्खी को जो ठंड का समस्या है उससे निजात मिलेगा। अगर मक्खियों में ठंड ज़्यादा लग जाएगी तो बहुत तरह का बीमारी भी होने लगता है, जिससे नुकसान होता है। बॉक्स रखने के लिए ऐसे क्षेत्रों का चयन करें जहां पर फूल वनस्पति भरपूर मात्रा में उपलब्ध हो। बॉक्सों को सीधे जमीन पर नहीं रखें। मधु बॉक्सों को ऐसे खेतों के आसपास नहीं रखें जिनमें बहुत ज्यादा कीटनाशकों का छिड़काव किया जाता हो। मधुमक्खियों को जीवित रहने और विकसित होने के लिए निरंतर ताजे और साफ पानी के सुगम स्रोत के आसपास रखें। 2 बात पे ध्यान रखेंगे, एक तो मक्खियों को ठंड नहीं लगे, दूसरा वंश अगर बहुत ही कमज़ोर है तो 2 वंश को एक कर दें, इससे बकछूट का भी समस्या समाधान हो जाएगा। दूसरा साफ सफाई का ध्यान रखें, और जो बक्से हैं वो खुले वातावरण में रखें, जहां सीधी बहुत अच्छी धूप आती हो वैसे जगह पे रखें। जहां धूप नहीं आती हो वैसे जगह से हटा के उसको धूप वाली जगह पे रखें। मधुमक्खियों में लगने वाले कीटों में सबसे घातक माइट कीट होती है। माइट कीट एक परजीवी कीट है जो अन्य फसलों के साथ साथ मधुमक्खी पालन में भी पाया जाता है। जिस भी मधुमक्खी में ये कीट लगता है उसके अंडे, ब्रूड और उसके पंख कट जाते हैं। इस तरह से मक्खी विकलांग हो जाती है। माइट की रोकथाम के लिए 85 mg फार्मिक एसिड का उपयोग रुई के फाहे में एक लकड़ी की मदद से लपेटकर बक्से में रखें। इसकी गंध से कीटों से छुटकारा पाया जा सकता है। इसके अलावा ऐसी जगह जहां पर कीटों का प्रकोप ज्यादा होता हो, वहां पर मधुमक्खियों को परागण के लिए पलायन ना करें। माइट कीट से प्रभावित मधुमक्खी के अंडे और लार्वा वाले छत्ते स्वस्थ मधुमक्खियों से दूर रखें। मधुमक्खियों को भोजन में पर्याप्त पोषक तत्व उपलब्ध कराएं। मधुमक्खियों के स्टैड के नीचे कटोरियों में पानी भरकर रखें, इससे चींटियों का प्रकोप नहीं होगा। वर्प को पकड़कर तुरंत मार दें, साथ ही छिपकली, मेंढक एवं चिड़ियों से बचाव करें। इसी क्रम में यह है कि मधुमक्खी का जो निकास जो द्वार है उसको थोड़ा सा छोटा भी कर देते हैं। दूसरा, हवा के विपरीत दिशा में इसको रखेंगे, हवा की दिशा में नहीं रखेंगे। ये इन सब बातों का ध्यान रख के सर्दियों में मधुमक्खी पालक अपने मधुमक्खी वंश का देखभाल कर सकते हैं।
आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। यूक्रेन में रूसी अटैक जारी की 2 बड़े धमाकों से दहला यूएन सुरक्षा परिषद में यूक्रेन पर होगी फिर से चर्चा। यूक्रेन पर रूस के पहले दिन हमले में 137 यूक्रेनी लोगों की मौत हो चुकी है। रूस ने पहले दिन यूक्रेन पर 203 हमले किए। चेरनोबिल पावर प्लांट पर रूस का कब्जा हो चुका है। युद्ध के दौरान यूक्रेन ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि उसने रूस के 800 सैनिकों, 7 विमान, 6 हेलीकॉप्टर और 130 बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह कर दिया है। वहीं ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा संगरिया द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि पूर्वानुमान के अनुसार जिला हनुमानगढ़ में 26 फरवरी तक शुष्क मौसम की संभावना है। आगामी दिनों में दिन और रात के तापमान में 1 से 2 डिग्री बढ़ोतरी के आसार हैं। आगामी दिनों में अधिकतम तापमान 27 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 से 13 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। सापेक्ष आर्द्रता 21 से 79% हो सकती है। हवा की औसत गति 5 से 11 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। लगातार नमी की स्थिति गेहूं की फसल में पीली रोली रोग के लिए अनुकूल है। इस रोग से पौधे की पत्तियों पर पीले रंग का पाउडर रेखीय धारियों के रूप में दिखाई देता है। लक्षण दिखाई देने पर प्रोपिकोनाजोल 25 ईसी या टेबुकोनाजोल 25.9 ईसी का 1 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। गेहूं की फसल में बीज भराव और बीज निर्माण की अवस्था पर आकस्मिक ताप वृद्धि से फसल में बचाव के लिए सिलिसिक अम्ल 150 ppm या 15 ग्राम प्रति 100 लीटर पानी के विलयन के साथ पर्णीय छिड़काव प्रथम झंडा पत्ती अवस्था व दूसरा बीज की दूधिया अवस्था पर करें। सरसों की फसल में स्क्लेरोटोनिया तना सड़ की समस्या दिखाई देने पर प्रोपिकोनाजोल 25 ईसी की 0.5 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। सरसों की फसल को पकाव के समय सूखे के प्रकोप से बचाने के लिए पोटेशियम नाइट्रेट 1 किलोग्राम का 100 लीटर पानी में घोल बनाकर फसल की फूल और फली अवस्था पर एक छिड़काव करें। चने को हरी सुंडी के प्रकोप से बचाने के लिए नीम की सीड कर्नेल शत 5% या इंडोक्सकार्ब 14.5 SC 1 मिलीलीटर की 0.33 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। जौ की फसल में चेपा का प्रकोप दिखाई देने पर नीम तेल 300 ppm 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। जायद मूंग की बुआई मार्च महीने में कर सकते हैं। इसके लिए किसान भाई किसी प्रमाणित स्रोत से उन्नत बीज का संग्रह करें। सिफारिश किस्में SML जमुनोत्री गंगा 1 बुआई से पूर्व बीज को फसल विशेष राइजोबियम तथा फास्फोरस सेलुबलाइजिंग बैक्टीरिया से उपचारित करें। फरवरी महीने से जायद की फसलों की बुआई का समय शुरू है, जिन्हें फरवरी के महीने में ग्रीन हाउस या घर के अंदर थोड़ी गर्म मिट्टी में बोया जाना चाहिए। भिंडी ऐसी सब्जी है जिसकी खेती हर तरह की मिट्टी में हो जाती है।
फरवरी मार्च में इसकी खेती आसानी से की जा सकती है। इसके लिए सबसे पहले खेत की 2 से 3 बार अच्छे से जुताई करें। इसके बाद कतार से कतार की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर रखें और 15 से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बीज बोएं। भिंडी की अगेती बुआई के लिए A4, परबनी क्रांति, अर्का अनामिका आदि किस्मों की बुआई कर सकते हैं। बीज की मात्रा 10 से 15 किलोग्राम प्रति एकड़ रखें। नवजात गाय, भैंस या भेड़ बकरियों को परजीवी नाशक दवाएं पशु चिकित्सक की सलाह से नियमित रूप से दें। पशु चिकित्सक की सलाह से लीवर टॉनिक दें। दुधारू पशुओं को थनैला रोग से बचाने के लिए दूध पूर्णस्थ और मुट्ठी बांध कर निकालें। बरसीम और जई फसल की सही अवस्था पर चारे के लिए कटाई करते रहें और सिंचाई की व्यवस्था करें। ऊर्जा के लिए प्रत्येक पशु को अतिरिक्त 200 से 500 ग्राम दाना खिलाएं। दिन के समय पशुओं को धूप में रखें। आइए जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम करवार, जिला जोधपुर के कृषक सुधाकर राठौड़ ने। आप नींबू के बगीचे में नींबू की तितली कीट के नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो सुधाकर राठौड़ जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। तो नींबू वर्गीय फसलें उन फसलों की श्रेणी में आती हैं जिनमें कीट पतंगों का प्रकोप बहुत होता है, और यदि आप इनको नियंत्रित नहीं कर पाए तो इसकी उपज में बहुत ज़्यादा हानि होती है। जो नींबू वर्गीय फसलें हैं इनमें तो किसान भाइयों, जो सबसे पहला कीड़ा है नींबू की तितली या लेमन बटरफ्लाई, अंग्रेजी में इसको लेमन बटरफ्लाई बोलते हैं। ये जो मुख्य रूप से जो कीड़ा होता है इसमें 4 अवस्थाएँ पाई जाती हैं। इसमें जब अंडा, इसकी फिर अंडे के बाद इल्ली निकलती है, उससे फिर ये संखी अवस्था में बदल जाती है। इल्ली होती है इसकी जो फसल को खाती है, संखी जो है इसकी एक रेस्टिंग स्टेज होती है या आप कहें सुसुप्त अवस्था होती है। इसके अलावा वयस्क होता है, वयस्क का काम इसमें प्रजनन करना होता है और जगह जगह अंडे देना होता है। किसान भाइयों, अभी आपने नींबू की तितली कीट की पहचान के बारे में जानकारी हासिल की। अब आइए जानते हैं कि ये कीट नींबू के बाग को किस तरह से नुकसान पहुंचाता है, इसके बारे में। किसानों की रुचि के अनुसार जो जानने वाली बात ये होती है वो ये है कि नुकसान कैसे करती है। तो किसान भाइयों, इसकी जो सूढ़ी अवस्था है, इल्ली ये होता है, इसको सूढ़ी बोलते हैं, जो इल्ली वो नुकसान वाली होती है। ये क्या करती है किसान भाइयों, अगर शुरुआत में इसका प्रकोप हो जाता है, कोमल पत्तियों और शाखाओं को खाती है और उनको खाकर ये ख़त्म कर देती है। इनका प्रकोप जब फसलें छोटी होती है, मुख्य रूप से नींबू जब होता है तो उसमें समय प्रकोप होता है, तो उसकी पत्तियाँ खा लेती हैं। अब जैसा कि किसान भाई जानते होंगे कि जो अपने जो पौधे होते हैं उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बिना पत्तियों के नहीं हो पाती है। यदि पत्तियों की संख्या कम हो जाती है तो फसलों को फसल की उपज में बहुत ज़्यादा हानि होती है। तो कई बार तो ऐसा देखा गया है कि इसकी सूढ़ियाँ पूरे पौधे को या पूरा जो वृक्ष है उसको पत्ती विहीन कर देती हैं। तो ये इस तरह से नुकसान पहुंचता है किसान भाइयों। जब बहुत ज़्यादा प्रकोप हो जाता है तो जो पौधा होता है या जो वृक्ष होता है उस पर फल लगता ही नहीं है। तो इसलिए किसान भाइयों को इसको नियंत्रित करने की बहुत आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, नींबू की तितली कीट द्वारा नींबू के बाग को अधिक हानि पहुंचाई जाती है। आप इस कीट के नियंत्रण के लिए क्या करें, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है। अब अपन जो किसान भाइयों के इंटरेस्ट है कि इनको किस तरह नियंत्रित करना चाहिए, तो सबसे जो बड़ी बात है जो इनको किसान भाइयों को जो ध्यान रखना चाहिए कि अपने बाग बगीचों को स्वच्छ रखें, खरपतवार रहित रखें, खरपतवार नहीं लगे हों, जिससे इनका क्या होता है, इनकी बहुत सारी अवस्थाएं ऐसी हैं जो खरपतवारों में पलती हैं। सूढ़ी और संखी इसकी दिखाई देती है ऊपर से, आप इनको हाथ से चुनकर भी नष्ट कर सकते हैं।
इसका प्रकोप ज़्यादा हो रहा हो और आपको लगता है कि आर्थिक क्षति स्तर से ज़्यादा है और आपकी फसलों में कुछ हानि होगी, तो इसको नियंत्रित करने का उपाय करें। तो इसमें बहुत सारे कीटनाशी दवाइयाँ आती हैं, तो उसमें दवाई डाल सकते हैं। जैसे इंडोक्साकार दवाई होती है, मतलब 500 ml दवा लगती है इसमें 1 हेक्टेयर के लिए। तो इसमें वृक्षों में जो आप उपयोग करें वो ध्यान रखें कि 5 ml दवा 15 लीटर का जो पंप होता है उसमें डालें, फिर इसका जो स्प्रे करने वाला पंप उनसे स्प्रे करें। स्पाइनोसाइड है, इसका आप स्प्रे कर सकते हैं। और पहले प्रयास आपका ये होना चाहिए कि बिना दवाइयों के नियंत्रित करने की कोशिश करें, कुछ इस तरह का प्रयास करें कि बिना दवाइयाँ ना डालना पड़े और कंट्रोल हो जाए। यदि इसके बाद भी आपको प्रकोप दिखाई देता है तो फिर आप दवाइयाँ डालें। एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18अन्नदाता-rajasthan@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-8892-163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। घड़ी के एक एक